हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये घटना सर सीरीज में आर्थिकी का पार्ट सेकंड होने वाला है। ओके, इसमें हम लोग आर्थिकी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं कल के क्वेश्चन क्या थे और उनके आंसर जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, क्या था पहला क्वेश्चन? कौन से गलत सुमेलित है? ओके, हमें इनमें गलत बताना है कौन से सुमेलित है। बालन शाह कहाँ से संबंधित है, किस देश से? तो नेपाल, नेपाल के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, मिन आंग लाइंग कहाँ से संबंधित है? म्यांमार से, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। मार्क कॉर्नी कहाँ से संबंधित है? वेनेजुएला से नहीं है, कनाडा से संबंधित है। ओके, अनवर इब्राहिम कहाँ के प्रमुख है? मलेशिया के। और पैट्रिक हरमनी कहाँ से संबंधित है? सेशल से। ओके, तो आपका 1 और 3 गलत सुमेलित हैं। ओके, सेकंड देखते हैं। हाल ही में भारतीय पीएम ने किस देश की संसद नेसेट को संबोधित किया है? तो नेसेट आपको बता चुका हूं, कौन सी देश की संसद है? इजराइल की। ओके, कौन सी देश की संसद है नेसेट? इजराइल। ओके, थर्ड है, कौन से सही सुमेलित हैं? सूचकांक दी गई हैं, जारीकर्ता और भारत की रैंक। ओके, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और 2026 में भारत की रैंक कितनी है? याद रखना है आपको, 91। ओके, 2 स्थान सुधार हुआ है। और 93 कब की थी? 2025 की। ओके, तो पहला गलत हो जाता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट यूएस के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की रैंक है 45। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की रैंक है 3rd। ओके, याद रखना है, यूएस, चाइना, देन इंडिया। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित बताना है, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है, आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक RNI रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 के बारे में कौन से कथन असत्य हैं? गलत कथन चुनना है हमें। पहला कथन बोल रहा है इसका शुभारंभ नीति आयोग द्वारा किया गया, बिल्कुल गलत है। ओके, इसका शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, ये याद रखना है आपको। दूसरा कथन है इसे जेएनयू और WIF वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के नेतृत्व में बनाया गया, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसमें शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। स्विट्जरलैंड को मिला है शीर्ष स्थान? नहीं, स्विट्जरलैंड है सेकंड पायदान पे। पहले नंबर पे कौन है? आपका हेनले पासपोर्ट वाला देश कौन है? सिंगापुर। ओके, एंड फोर्थ है, इसमें भारत को 16th स्थान पर रखा गया है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, तो आपके गलत कौन से हैं? पहला गलत है एंड 3rd गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C, 1 एंड 3rd। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा गलत सुमेलित है? केन्या, मवा जिंदिका नृत्य, पाकिस्तान बोरिंडो, वियतनाम डोंगहो दोलोक बुडबाग पेंटिंग। ओके, ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ओके, इनको याद रखिएगा, यूनेस्को की जो अति सुरक्षित सूची है, ओके, अति सुरक्षित तत्काल सूची है, उसमें शामिल किया गया है इन तीनों को, याद रखिएगा। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा नन। आज पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। हमें यहां से शुरुआत करनी है। CPI GDP और IIP ये हमने पिछले वीडियो में खत्म कर लिया है। आज का पहला आर्टिकल है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। ओके, 193 देश पर आधारित ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 अंकों की सबसे तेज गिरावट के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। तीसरे स्थान पर जापान है। ओके, इतना नहीं याद रखना, आपको याद रखना है क्या? यूएस पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और अपना भारत कौन से स्थान पर है? 32nd। ओके, 32nd याद रखना है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चाइना है और इंडिया है 32वें स्थान पर। ओके, सॉफ्ट पावर वह किसी देश की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह बल या धन की बजाय संस्कृति, मूल्यों और विचारों के माध्यम से दूसरे को प्रभावित और अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ओके, देन देखते हैं। अलवर 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है। अलवर किस राज्य का जिला है? राजस्थान। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय भारतीय
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इडई की एक संयुक्त पहल 2047 तक सभी के लिए बीमा के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? याद रखना है आपको, अलवर। ओके, अलवर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आर्टिकल। भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार कर लीजिएगा। ओके, भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है एफटीए। ओके, भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक स्वतंत्र व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है। इस समझौते के लिए 18 वर्ष से चल रही वार्ता के पूर्ण होने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष कौन? एंटोनियो कोस्टा। याद रखना है आपको, एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 27 जनवरी 2026 को यह नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में की है। ओके, ये आर्टिकल आपके मेंस दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके जो भी नोट्स आप बना सकते हैं पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट में, तो आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा उसको। ओके, यहाँ पे ये याद रखना है 27 जनवरी 2026 डेट शायद पूछ ले आपसे। ओके, और यहाँ पे याद रखना है यूरोपीय परिषद मतलब काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय आयोग कमीशन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ओके, कमीशन में बड़ी स्पेलिंग है ना, ये याद रखिए, कमीशन में काउंसिल से बड़ी स्पेलिंग है तो बड़ा नाम भी है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये याद रखिएगा, मतलब कंफ्यूजन ना क्रिएट हो वहां। यूरोपीय संघ के यह दोनों शीर्ष अधिकारी भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने तथा भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक के लिए नई दिल्ली आए थे। ओके, 28 जून 2007 को ब्रुसेल्स में यह वार्ता प्रारंभ हुई थी। ओके, यही बता रहा है यहाँ पे, 18 वर्ष से चल रही वार्ता के पूर्ण होने की घोषणा 2007 में ये शुरुआत हुई थी इसकी, और अब जाके एफटीए हुआ है। ओके, यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक समझौता भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, और यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 कंट्रीज आती हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी कहते हैं, मतलब कहा जा रहा है। ओके, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। ओके, इस स्वतंत्र व्यापार समझौते से भारत व यूरोपीय संघ के 1.9 अरब जनसंख्या को लाभ पहुंचेगा। यूरोपीय संघ के 27 देशों में बने लगभग 96.6% उत्पादों को भारत में टैक्स फ्री या बहुत ही अल्प कर पर प्रवेश मिल सकेगा, और जबकि भारत के 93% उत्पादों का यूरोपीय संघ में टैक्स फ्री निर्यात किया जा सकेगा। ये याद रखना है। ओके, आपसे केवल यही पूछ ले, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स किसे कहा जा रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन एफटीए को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों की दृष्टि से। ओके, याद रखिएगा इसको। विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यूरोपीय संघ व भारत के बीच हुआ यह समझौता विकास एवं सहयोग मतलब डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इन दोनों का सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक जीडीपी के 25% के बराबर है। ओके, जबकि व्यापार वैश्विक व्यापार का 1/3 है। ओके, वैश्विक जीडीपी के 25% के बराबर है और व्यापार वैश्विक व्यापार के 1/3 के बराबर है। ओके, नेक्स्ट, यूरोपीय संघ भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार करने वाला 22वां भागीदार बना है। वर्ष 2014 से अब तक भारत ने मॉरिशस, यूएई, ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसके सदस्य कौन कौन है? आइसलैंड, लिechtenstein एंड नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ओके, ये याद रखना है आपको, ICNS। ओके, ILNS, सॉरी ILNS ऐसे याद रखिएगा। लिंस से आप लोग याद रख सकते हैं, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसके 4 सदस्य हैं, कौन कौन से हैं? लिंस से याद रखिएगा। ओके, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड आइसलैंड। ओके, यूके, ओमान व ऑस्ट्रेलिया के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर साइन किए गए हैं। बीते वर्ष 2025 में ही यूके और ओमान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर भारत ने किए हैं तथा न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। ओके, याद रखिएगा, एनडीए सरकार में न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए हुआ है वह 7वां है।
ओके, ये याद रखिएगा। ओके, नारियल उत्पादन में भारत शीर्ष पर। विश्व में नारियल का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देश कौन से हैं? इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, श्रीलंका है और ब्राजील है। ओके, कुछ वर्ष पूर्व नारियल उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र इंडोनेशिया था, लेकिन वर्तमान में यह स्थान भारत ने ले लिया है। ये याद रखिएगा। ओके, नारियल उत्पादन में भारत फर्स्ट नंबर पे है। ओके, भारत में नारियल उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं? केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु। ओके, ये याद रखिएगा, केरल एंड कर्नाटक के। देश में नारियल उत्पादन में वृद्धि के लिए 2026-27 के बजट में ही कोकोनट प्रमोशन स्कीम की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। देन देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। विश्व के 10 सबसे युवा अरबपतियों की फोर्ब्स लिस्ट जारी हुई है। ओके, और कौन है? ट्रेजस एंड बाम बाक। ओके, टॉप 10 में एमिली वोग्ट ट्रेजस और जोहान्स वान बाम बाक जैसे नाम शामिल हैं। इनकी उम्र सिर्फ 20 साल है। ओके, ट्रेजस एंड बॉम बाक, ये याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, भारत के नजरिए से 22 वर्षीय अप्रवासी माता पिता की बेटी एआई उद्यमी सूर्या मिधा, याद रखिएगा, सूर्या मिधा इस सूची में कौन से स्थान पर है? सिक्स नंबर पे भारत को स्थान मिला है, जिन्होंने अपनी एआई भर्ती स्टार्टअप मरकर के जरिए पहचान बनाई है। इतना केवल याद रखिएगा। इन नामों से ज्यादा सूर्या मिधा का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एंड मेंस की दृष्टि से 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में केंद्र सरकार के विभाजनीय करों के राज्यों में विभाजन तथा केंद्रीय अनुदानों आदि के संबंध में सिफारिशें की गई हैं, जो 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 5 वर्षों के लिए लागू होंगी। ओके, सिफारिशें देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना होगा? 41%। पहले भी था। अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वो भी यही कह रहा है। ओके, 41% होगा किसका? राज्यों का हिस्सा। ओके, कहाँ? केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में। ओके, अलग अलग राज्य का हिस्सा निकालने के लिए 16वें वित्त आयोग ने 42.5% भारांश वेटेज राज्य की प्रति व्यक्ति आय की उच्च आय वाले 3 राज्यों की औसत आय से दूरी को दिया है। ओके, केवल भारांश याद रखिएगा, 42.5। 15वें वित्त आयोग ने, यहाँ पे 15वें होना चाहिए। ओके, सुधार लीजिएगा अपनी किताब में। 15वें वित्त आयोग ने इसे 45% भार दिया था। ओके, तो ये घटा है, कितना हो गया है? 42.5%। ओके, वेटेज हो गया है। इसके अतिरिक्त 17.5% भारांश राज्य की जनसंख्या को, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 10% जननांकीय प्रदर्शन को, 10% राज्य के क्षेत्रफल को, 10% वन क्षेत्र को और 10% भारांश के जीडीपी में राज्य के योगदान को दिया गया है। ये अभी इसकी लिस्ट देख लेते हैं, नीचे दी गई है। ओके, ये याद रखिएगा। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा 17.94 से माइनस हुआ है, कितना हो गया है अब? 17.62। ओके, 17.62% रह जाएगा। इसके बाद भी वह सबसे बड़ा हिस्सेदार बना रहेगा। ओके, दूसरे स्थान पर बिहार है। देखते हैं, ये है लिस्ट, और ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछ सकता है, इसका भारांश भी आपसे पूछ सकता है ना। केंद्रीय करों के विभाज्य पूल के अंतरराज्यीय वितरण के लिए मानदंड है ये। ओके, इसमें क्या क्या मानदंड है शामिल है? आय की दूरी, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, कर, राजकोषीय प्रयास, जीडीपी में योगदान, है ना। जीडीपी में योगदान इस 16वें वित्त आयोग में शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। आय की दूरी पहले कितनी थी? 45%, अब कितनी कर दी गई है? 42.5%। जनसंख्या 15% थी, अब 17.5%, मतलब ज्यादा हुई है ये 2.5%, और ये 2.5% कम हुई है, ये याद रखिएगा। ओके, यहाँ आपसे कथन कारक में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्षेत्रफल 15%, 5% घटा दिया गया है, 10% है। वन और पारिस्थितिकी 10% पहले भी था, अभी भी 10% है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5% और ये 10% है। ओके, बाकी जो नीचे के हैं ये सब 10% है। ओके, यहाँ पे ये मानदंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और इसको आपको याद करना पड़ेगा, 3-4 बार लिखिएगा, अपने आप से रट जाएंगी। ओके, देन देखते हैं 16वें वित्त आयोग द्वारा फार्मूले में इस परिवर्तन से सर्वाधिक लाभ कर्नाटक को होगा, जिसका विभाज्य पूर्ण अंश 3.65% से बढ़कर 4.13% हो जाएगा। ओके, ये पूछ ले आपको सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा, तो कर्नाटक राज्य को मिलेगा। ओके, और ये कथन कारक में बना सकता है, फार्मूले में परिवर्तन से उत्तर भारत के जिन राज्यों का विभाज्य कुल अंश सर्वाधिक घटा है उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान शामिल है। ये याद रखना है आपको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या बोल रहा है। 2026 से 31 की अवधि के लिए कुल 9,47,409 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान की संस्तुति 16वें वित्त आयोग ने की है। इसमें से स्थानीय सरकारों के लिए 7,91,493 करोड़, 7,91,493 करोड़। ओके, इसके लिए स्थानीय सरकारों के लिए दिया जाएगा और 1,55,816 आपदा प्रबंधन के लिए। ओके, आयोग ने केंद्र सरकार को 2030-31 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5% तक कम करने का सुझाव दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2030-31 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5% तक कम करने का सजेशन दिया है। किसने? वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग ने। ओके, ये याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताइए मुझे, अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइए। उसने राज्यों के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के 3% निर्धारित करने का भी सुझाव दिया है। राज्यों के लिए 3%, केंद्र के लिए 3.5%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया आर्टिकल है और एग्जाम में पूछा जाने वाला आर्टिकल है। राष्ट्रीय लेखा अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की गई है। आधार वर्ष 2022-23 रखा गया है। ओके, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मॉसपाई, याद रखिएगा। ओके, मॉसपाई द्वारा आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित राष्ट्रीय लेखा अनुमानों की एक नई श्रृंखला जारी की गई है, जो पुरानी श्रृंखला 2011-12 को प्रतिस्थापित करेगी। ओके, इस नई श्रृंखला में विभिन्न तकनीकी सुधार किए गए हैं, जैसे बहु गतिविधि उद्यमों का पृथक्करण, असंगठित क्षेत्र के कवरेज में विस्तार और कृषि एवं निर्माण में डबल डिफ्लेशन पद्धति का उपयोग। ओके, नई जीडीपी श्रृंखला आधार वर्ष 2022-23 के मुख्य आंकड़े वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 8.6%। ओके, 6 का बहुलक है, याद रखिएगा। एक में 7.6% और एक में 8.6%। ये सांकेतिक है और ये वास्तविक है। ओके, ये दर पुराने आधार वर्ष 2011-12 के अग्रिम अनुमानों की तुलना में अधिक है, कथन कारक में देगा। ओके, ये दरें जो पुराने आधार वर्ष है, बेस ईयर है 2011-12 के अग्रिम अनुमानों की तुलना में अधिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा डेटा ही दिया गया है, इसमें आप लोग पढ़ भी सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लीजिएगा, बाकी मुझे नहीं लगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ओके, की विकास दर 2024-25 में क्रमशः 4.9% प्राथमिक क्षेत्र के लिए, द्वितीय क्षेत्र के लिए 8% और तृतीय क्षेत्र के लिए 7.9%। ओके, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र 4.9%, सबसे ज्यादा द्वितीय क्षेत्र 8%। ओके, ये याद रखना है। आधिकारिक रूप से भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, याद रखिएगा। भारत की नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। ये जो टर्म है ना इकोनॉमिक्स के, जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है ना, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीएनआई क्या है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, ये सब बहुत बेसिक टर्म है, इनको आपको जानना ही पड़ेगा। ओके, नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये लिस्ट, दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्था देश दिए गए हैं, जीडीपी
ट्रिलियन डॉलर में दी गई है और प्रति व्यक्ति आय दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिएगा नॉमिनल जीडीपी का डेटा है ये। ओके, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, देन भारत। जापान को पीछे छोड़कर भारत आ गया है। ओके, ज्यादा पीछे नहीं है, केवल एक इकाई का फर्क है। देख लीजिए 4.187 है, इधर 4.186 है। ओके, तो सबसे शीर्ष स्थान अमेरिका का है, देन चाइना का है, देन जर्मनी का है, और फिर फोर्थ स्थान भारत का है। ये देख लीजिएगा, और ये भी देख लीजिए $2,910 केवल प्रति व्यक्ति आय है भारत की। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। क्या होता है ये ब्रॉड गेज नेटवर्क? क्या होता है ये समझ लीजिए कि जो कोयला आधारित हमारी डीजल आधारित ट्रेन चल रही है वो अब बिजली आधारित हो जाएंगी। ओके, बिजली की लाइनें बिछ चुकी हैं और उसका काम पूरा हो गया है लगभग 99.2%। ओके, पीआईबी के अनुसार इंडियन रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसे रेल विद्युतीकरण के मामले में भारत, यूके, रूस और चाइना जैसे देश से आगे निकल गया है। ओके, जैसे यूके में 39% है, चाइना में 52% है और रूस में 52% है ना। तो भारत का अब हो गया है कितना? 99.2%। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल का भारत में 67 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव है, निवेश प्रस्ताव है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मिलकर भारत में 67.5 अरब डॉलर, लगभग 5 से 6 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में सहयोग के लिए 17.5 अरब डॉलर का बड़ा निवेश करने जा रही है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। यह कंपनी एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इस कंपनी का, किसका? माइक्रोसॉफ्ट का, याद रखना है। यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला जी ने की है। माइक्रोसॉफ्ट के निवेश का बड़ा हिस्सा भारत की क्लाउड और एआई कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने में लगाया जाएगा। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ होगा? इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन। कहाँ है? हैदराबाद में बनेगा। ओके, इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन कहाँ बनने जा रहा है? हैदराबाद में। अमेजन ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। अमेजन के इमर्जिंग मार्केट्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि कंपनी अगले 5 वर्षों में 40 लाख सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखती है। 40 lakhs। ओके, 40 लाख सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखती है। गूगल ने विशाखापत्तनम, वाइजैक में एक अत्याधुनिक एआई हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी गूगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिएगा कैमिकारा। ये कैमिकारा को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर मिला है। ये भारतीय रम है, पहली भारतीय रम है। कौन सी? कैमिकारा। ओके, बस केवल इतना देख लीजिएगा। एंड आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। लोअर में भी पूछा जा सकता है, एचईओ में भी पूछा जा सकता है ना। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी पंचायती राज मंत्रालय कौन है? प्रोफेसर राज्य मंत्री कौन है? प्रोफेसर MP सिंह बघेल ने ये जारी किया है। दूध, अंडा और मांस और ऊन उत्पादन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है? ओके, 2024-25 में। तो ये याद रखिएगा, सभी में वृद्धि हुई है। ओके, आपसे अगर कथन कारक में पूछ ले कि दूध उत्पादन में कमी हुई है या अंडा उत्पादन में कमी हुई है, तो आपको गलत करना है उस कथन को। ओके, दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन में 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में वृद्धि हुई है। ओके, ये याद रखिएगा। यह सर्वेक्षण देश भर में 3 मौसमों, ग्रीष्म, वर्षा एंड शीत, 3 मौसमों में किया जाता है। ओके, दूध उत्पादन में 3.58% की वृद्धि हुई है। ओके, 485 ग्राम प्रतिदिन हो गई है प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता। ओके, 485 ग्राम पर डे। ओके, 5 दूध उत्पादक राज्य कौन से हैं? 3 ही याद रखिएगा, यूपी है, राजस्थान है, देन MP है। ये याद रखिएगा, यूपी, राजस्थान और MP। भारत का स्थान पहला है।
दूध उत्पादन में। ओके, अंडा उत्पादन पे आते हैं। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, सेकेंड। दूध उत्पादन में फर्स्ट। ओके, कुल अंडा उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आंध्रा का है। ओके, आंध्रा है, देन तमिलनाडु है सेकंड। ठीक है, किसमें? अंडा उत्पादन में। और भारत का स्थान सेकंड, भारत का स्थान सेकंड। ओके, देन देखते हैं मांस उत्पादन। मांस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फोर्थ, याद रखिएगा, मांस उत्पादन में। और अगर राज्यों की बात करें तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है, देन कौन है? यूपी। ओके, याद रखिएगा। ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन में राज्यों की बात करें तो राजस्थान लगभग 48% उत्पादन करता है ऊन, देन करता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लगभग 17.5%। ओके, ये याद रखिएगा। सॉरी, 17.5 नहीं, 22%, लगभग 23% है। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? दूध उत्पादन में भारत का स्थान है फर्स्ट। राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो यूपी है, राजस्थान है और एमपी है। उसी प्रकार अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? सेकंड है। और राज्यों की बात करें तो आंध्रा है पहले नंबर पे, देन तमिलनाडु है। ओके, और अगर हम मांस उत्पादन में बात करें तो भारत का स्थान है फोर्थ। और राज्यों में मांस उत्पादन में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है, देन यूपी है, उत्तर प्रदेश। ओके, और ऊन उत्पादन में भारत के राज्यों में राजस्थान लगभग 48% और जम्मू एंड कश्मीर दूसरे स्थान पर है, लगभग 23%। ओके, देन देखते हैं गूगल पे ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी में और रुपे नेटवर्क पर जारी किया गया है, ये याद रखिएगा। रुपे और यूपीआई दोनों का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का डीसिब दर्जा बरकरार रखा है। डीसिब का मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। ओके, इन बैंकों को अर्थव्यवस्था के लिए टू बिग टू फेल माना जाता है, क्योंकि इनके असफल होने से पूरी बैंकिंग प्रणाली, पूरा बैंकिंग सिस्टम और आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, ये याद रखिएगा। 2025 के अनुसार डी सिब ढांचे में बैंकों के उनके प्रणालीगत महत्व के आधार पर बकेट में रखा गया है। ओके, एसबीआई को बकेट फोर्थ में रखा गया है। एसबीआई मतलब 3 अंक ना, 3 के बाद क्या आता है? 4। ठीक है, ये याद रखिएगा। एचडीएफसी को बकेट 2 में रखा गया है। 4 अंक है ना, तो बटे 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। और आईसीआईसीआई को बकेट फर्स्ट पे रखा गया है। तो संकेत से आप लोग याद करेंगे फर्स्ट पे। आई की बहुलता है ना, ठीक है, फर्स्ट पे रखा गया है। देन देखते हैं भारत और आसियान बैंक के बीच $800 मिलियन के 3 समझौते हुए हैं। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? $800 मिलियन का समझौता हुआ है। सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को, $500 मिलियन। और किस लिए मिल रहा है? कृषि और ऊर्जाकरण के लिए। मध्य प्रदेश को दिन मिलेगा $190.6 मिलियन। और किस लिए? इंदौर मेट्रो के भूमिगत कॉरिडोर और 7 स्टेशनों के विकास में लगाया जाएगा ये पैसा। और गुजरात को मिल रहा है $109.97 मिलियन। इस सहयोग से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कौशल विकास करना है। 11 मेगा आईटीआई के उन्नयन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने और उद्योग संरेखित पाठ्यक्रम बनाने के लिए मिलेगा। असम को भी मिलेगा $1 मिलियन, इसके लिए वेटलैंड के पुनर्जीवन के लिए। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, महाराष्ट्र को मिलेगा सौर ऊर्जा से संबंधित है कुछ। ठीक है, ये याद रखिएगा। एमपी को मिलेगा इंदौर मेट्रो के लिए। ठीक है, गुजरात को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए और असम को वेटलैंड्स के रिस्टोरेशन के लिए। ओके, याद रखना है। ऐसे मैंने लिख दिया है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ओके, फिर सेबी द्वारा पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत की है, पारवा। याद रखना है आपको, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी किसने शुरुआत किया है? सेबी। ओके, सेबी की स्थापना कब होती है? मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ऐसे में आपका जीएस का भी रिवीजन होता जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्थापना कब होती है? पारवा को एनएसई नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज के सहयोग से केयर रेटिंग्स द्वारा पायलट आधार पर संचालित किया गया था।
इसका उद्देश्य क्या होगा? वित्तीय प्रभाव को और अपंजीकृत संस्थाओं मतलब अनरजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा किए गए भ्रामक दावों पर अंकुश लगाना है। ओके, ये याद रखिएगा। पारवा किसने लॉन्च किया है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, सेबी। सेबी। ओके। देन आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआईओएस रिपोर्ट जारी की है। केवल इतना याद रखिएगा, एकीकृत लोकपाल योजना रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरबीआई। ओके। और रिपोर्ट के अनुसार 13.34 लाख शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13.5% ज्यादा है। और सबसे ज्यादा शिकायतें कहाँ से आई हैं? बैंक से आई हैं। ओके, बस केवल इतना याद रखिएगा। देन देख लेते हैं, ये मैंने लगा रखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। फॉर्मेशन क्या है, मोटो क्या है, इसका टाइप क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, पर्पज क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, ये एक बार देख लीजिएगा अपने आप से। देन देखते हैं आज के क्वेश्चन दोस्तों। और क्वेश्चन के लिए मुझे बता दिया करिए कैसे हैं क्वेश्चन, है ना, आपके रिवीजन के लिए काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन आपको चुनना है। क्या चुनना है? असत्य। इसका आयोजन ब्राजील के बेलम में किया गया। दूसरा कथन है G20 का 21वां सम्मेलन तुर्की में आयोजित होगा। तीसरा है इसकी थीम एकजुटता, समानता व स्थिरता है, स्थिरता थी। केवल एक सही है, केवल दो तीन सही है, केवल दो सही है, या केवल एक और दो सही है। ठीक है, असत्य कथन आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इप्सा, इप्सा IBSA, ओके, का जो 6वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसके सही कथनों पर विचार करना है, हमें सही कथन बताना है। इप्सा की स्थापना 2003 में हुई थी। और सेकंड कथन है आपका, 6th शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, बोथ और नन ऑफ एबव। थर्ड क्वेश्चन है, रोग फास्ट क्या है? रोग फास्ट एक पनडुब्बी है, या युद्धपोत है, या जीवाणु का कोई नाम है, या सुरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WTO का 14th मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, पेरू में हुआ है, कैमरून में हुआ है, चिली में हुआ है, या कनाडा में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IMF द्वारा जारी सर्वाधिक कर्ज वाले देशों के बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। IMF द्वारा जारी सर्वाधिक कर्ज वाले देशों के बारे में आपको असत्य कथन चुनना है। पहला कथन है चीन इस लिस्ट में शीर्ष पर विराजमान है। दूसरा कथन है भारत का स्थान 7th है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिला स्वयं सहायता समूह के लिए UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू करने वाला भारत का फर्स्ट बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा बना है, HDFC बना है, SBI बना है, या कोटक महिंद्रा बना है। ओके, ये क्वेश्चन हो गए आज के आपके। और क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन है कैसे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, ओके, उसमें काम आने वाले हैं, या घटना सार का रिवीजन इससे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आपको दिक्कत हो रही है या सही लग रहे हैं। आप मुझे ये सारी चीज़ें कमेंट में लिख के बताएंगे, ताकि मैं आगे आपको और आगे आपको इनमें सुधार ला सकूं। ओके, ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और लाइक किया करिए, शेयर किया करिए एंड सब्सक्राइब। ओके, जय हिंद, सत्यमेव जयते।